नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी और आरएलएम का प्रखंड अध्यक्ष भी बने हैं। तो सबसे पहले अनिल जी को बहुत बहुत बधाई। आपका जो है आरएलएम पार्टी के द्वारा जो है आपको प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है, तो कैसा लग रहा है आपको, बताइए। आप बधाई देने के लिए आपको सबसे पहले मेरे से शुभकामना और बधाई जो आप भी यहाँ पे आके मुझे बुला के इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है आपके साथ में बात करने के लिए। तो बताइए, आपका जो पार्टी है उस पार्टी का क्या मोटो रहा है और अभी जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उस पर क्या आपका विचार है, कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस पार्टी की बात करेंगे तो सबका अपना अपना नॉलेज है, लेकिन अगर देश की भी बात कर रहे हैं, अपने कंट्री की भी बात कर रहे हैं, तो एक छवि और ईमानदार नेता प्रमुख कुशवाहा से तो नहीं लग रहा, हमारे अनुभव में नहीं लग रहा है जो भारत में बैठा इस तरह से। खासकर बिहार में देखा जाए तो सभी शर्मी का नेता भी बन चुके हैं। और जहाँ तक उनकी पार्टी की बात है तो हमेशा ईमानदारिता पे चलते हैं, जो बात पूरा तो वहीं पे टिकते हैं। इस तरह से इसमें यही पूरी देख करके हमको कुशवाहा का बहुत अच्छा लगा व्यू। उस हिसाब से हम उनकी पार्टी में आए हैं और ईमानदारिता से काम करके दिए हैं। पिछले विधानसभा में काड़ा काट के लोकसभा में हमने कुशवाहा के साथ में बहुत अच्छा किए थे। उससे वही मेरा जो ईमानदारिता और मेरा कार्य देख करके जो है स्वराज पार्टी में ये अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। मैं चाहता भी हूँ जो अच्छे से ईमानदारी से करके जो मेरी पार्टी आगे जो जिम्मेदारी देगा उसका मैं चलिए, तो आज जो आप यहाँ आए हैं, तो आज यहाँ आने के बाद आपको जो हमारा सेटअप देखे हैं तो वो सब कैसा लग रहा है कि क्या हम जो कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप तो बहुत पहले से मुझे इन्वाइट कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे। लगातार मुझे समय नहीं मिलने के कारण एक्चुअली मैं नहीं आपके पास आ गया था, नहीं आए थे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से प्राइवेट स्कूल समाज का कुछ देख रेख या समाज में भी कुछ वर्क करना आप तो खास के जानते हैं। कभी अंचल का हो या फिर कभी बैंक का हो या फिर जहाँ भी हो, इस तरह से हम भी बराबर लगे ही रहते हैं। समय का अभाव में बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहे थे। आज संजोग के साथ टाइम में मुझे मिला, अचानक मैंने आपको ही याद करके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी चर्चा की है कि एजुकेशन लाइन में जो है, तो आप जो विद्यालय चला रहे हैं, कौन से क्लास तक का विद्यालय चला रहे हैं? एक्चुअली मैं नर्सरी से 8th क्लास तक मैं विद्यालय चला रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपके विद्यालय का? मेरे विद्यालय का नाम पब्लिक स्कूल बरदाई। देखिए, मुझे पैसा कमाने के लिए मैं विद्यालय ओपन नहीं करता, बिल्कुल राइट। आप लोगों कुछ नंबर भी देते हैं, आप उस गार्जियन से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म इसलिए बना रहा हूँ कि शिक्षा जगत में बच्चों को जो ज़्यादा पैसा कहीं लग रहा है तो कम पैसे में मैं अच्छा से शिक्षा दूँ। तो उतना ही नहीं, मैं हर एक बच्चे के गार्जियन से भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा की कमी है, हाँ, लेकिन दारू पीने के लिए नहीं, ज़मीन खरीदने के लिए नहीं, मकान बनाने के लिए, अब इस सब करने के लिए आपके पास है तो स्कूल का फीस पे करना। अगर इसमें कहीं कमी है, कोई बच्चे के माता पिता अगर गुजर गए हैं, नहीं है, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं उसको फी पे कर पा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से फीस को पूर्णतः माफ कर देते हैं और बशर्ते कॉपी कलम का भी हम जिम्मेवारी देते हैं। इस तरह से मेरे पास लगभग 10 बच्चे हैं। हमारा भी तो आप सेम सेक्टर में आप भी हैं और हम भी हैं। हमारा भी जो स्कूल चलता है उसमें भी हम लोग जो निर्धन छात्र हैं उसको तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता ही रहता है। साथ में फी इतना कम रखे हुए हैं कि भाई कम फीस में बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा आपको दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ भी है और आपके यहाँ भी है। बड़ी खुशी हुई। साथ में देखिए, हम लोग अभी गर्मी छुट्टी है तो हम गर्मी छुट्टी में भी कंपल्सेशन कर देते हैं गार्जियन को कि भाई आपको ज़्यादा लोड नहीं आए। अगर हम मान लीजिए सेवा नहीं दी है तो उसमें जो भी आपको डिस्काउंट होता है वो करके हम लोग कर देते हैं। चलिए, आज जो यहाँ आने का आपका पर्पस था, जिस पर्पस से आप आए थे, क्या वो पर्पस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने जो काम के लिए आप मुझे इन्वाइट किए थे और हम भी चाहे थे आने के लिए, वो काम निश्चित ही काम हुआ है। इस बारे में जो आपको बात कर रहे हैं, निश्चित काम जो हुआ है। चलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारा जो सलाह है, वैसे तो हम आपको ऑफलाइन आपको बता दिए हैं, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी याद में रहे कि भाई हेमंत सर ने हमको ये सलाह दिया था। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट, अगर सोशल मीडिया पे आप 10 दिनों के अंदर, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप 10 दिन तक अगर ऐसा करेंगे तो 100% आपका सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा। भले $1 $2 महीने में बने, लेकिन बनना स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के भीतर, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें है क्या कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, यानी एजुकेशन का काम करते हैं,
उसको आप एज ए लैब क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, उसको आप चलाइए, कीजिए उसको। दूसरा है कि कम से कम पर डे सुबह दोपहर शाम, यानी जिस टाइम में व्यूवर्स खाली होते हैं, यानी शाम के टाइम में स्क्रॉल कर रहे होते हैं मोबाइल को लोग, दोपहर लंच के टाइम में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सुबह के टाइम में सो के उठता है लोग तो थोड़ा देर स्क्रॉल करता है ना। तो 3 टाइम रील्स होना ही होना चाहिए। लॉन्ग वीडियो पोस्ट कीजिए, शॉर्ट वीडियो पोस्ट कीजिए, फोटो पोस्ट कीजिए, कुछ अपने विचारों को भी आप जो है सो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहिए, ताकि लोग आपके सोशल मीडिया पे इंगेज रहे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप बेहतरीन ढंग से करेंगे, आप अच्छा प्रवक्ता भी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप सोशल मीडिया से इनकम करना शुरू करिएगा। तो और बताइएगा, और जो है सो आपका क्या सामाजिक परिदृश्य है, किस तरह से चल रहा है? देखिए, मेरा हमेशा शुरुआत से ही, जब हम बहुत छोटे थे उस समय से मुझे इंटरेस्ट थोड़ा राजनीतिक और समाज की ओर झुका है। मैं इसको बदलना भी चाहा, लेकिन नहीं बदल पाया। इस वजह नहीं, जिस सेक्टर में मुझे लगता है उसी सेक्टर में काम होनी चाहिए। तो हम हमेशा समाज के, चाहे छोटा हो काम हो या बड़ा हो, या फिर थाना का हो या समाज का हो या फिर बैंक का हो या फिर किसी बच्चे के एडमिशन की बात हो, या फिर जहाँ जो मामला आता है मेरे पास, मैं इमीडिएटली उसको क्विक एक्शन लेता हूँ और उसको हमेशा चाहता रहता हूँ अच्छा से अच्छा शेड्यूल करके दे दे, ताकि कम से कम ऐसे ही हमेशा काम नहीं होता है, लेकिन कुछ नाम भी कमाना होता है और समाज में एक दूसरे को हेल्प मदद कम बिना पैसे लगे हुए। अगर किसी को अगर 500 रुपया लग रहा है, वहाँ पे हम पहुँचने पर मैं 200 में काम करवा सकता हूँ। अगर कहीं पे 2000 किसी को खर्च हो रहा है तो मैं 500 में काम करवा सकता हूँ। इतना तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, आपको जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक चल रहा है कि भाई जो रसोई गैस है उसकी किल्लत है, लेकिन वही डीएम साहब हों या आप रसोई गैस की कोई भी कंपनी को आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कहेगा कि भारत देश के अंदर गैस की कोई किल्लत नहीं, बड़ी आसानी से गैस मिल रहा है, बशर्ते आप कंज्यूमर होना चाहिए, ओटीपी होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि गैस, रसोई गैस आम पब्लिक को क्या आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? देखिए, इसमें बिल्कुल सच्चाई बात है। जो रसोई गैस लेने में किसान या जनता को ऐसे कठिनाई हो रहे हैं, एक्चुअली मेरे डीएम साहब जो बोल रहे हैं वो ऑफिस से बोलते हैं या फिर जो पदाधिकारी बोलते हैं, उसको धरातल पर आना चाहिए, तो उनके के साथ में बात करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम भी कुछ दिन पहले गैस एजेंसी पे गए थे, लगभग 15 महीना लग चुका है। मैं भी देखा था बहुत ज़्यादा भीड़ और बड़ा लंबा 500, 700, 800 लोग लाइन में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं किल्लत है, इसके बाद ही लगा है। जैसे इस तरह का अगर नहीं होता तो फिर पदाधिकारी सोशल मीडिया पर आकर क्यों बताता जो किल्लत नहीं है। यही चीज़ मैं कह रहा था। तो क्या डिलीवरी, जो होम डिलीवरी सेवा था, इसको शुरू करके जो परेशानी है कुछ थोड़ा सा कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह का टाइमिंग ही दिया गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग आप 1 महीना या 45 दिन पर दीजिए। लेकिन अगर होम डिलीवरी होता तो जनता को इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता। आज जिसमें परसों इसमें, चौथा रोज इसमें, लेकिन जनता को निश्चित ही इस तरह का नहीं सामना करना पड़ता। आज वहाँ पे जाने के बाद इसके लोगों को तो देखते हैं एक दिन मिलता भी नहीं है, 3 दिन दौड़ना पड़ता है। दौड़ना पड़ता है। कभी कहते हैं कि वैसे नहीं हुआ, तो कभी कह रहे हैं आपका ओटीपी नहीं गिर रहा है, तो कभी कुछ बहाने एजेंसी वाले लगाते हैं। इस तरह से ओटीपी तो ज़्यादातर एजेंसियां रोक के रखी होती है, जब तक ई इनवाइस नहीं करेंगे तब तक ओटीपी नहीं गिरता है। तो ये एजेंसी की तरफ से उसको रोका रखता है, ओटीपी इसलिए नहीं गिरते रहता है। क्या आप सेकंड सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक फील्ड में भी है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग नेताजी सब जो है कई बार देखते हैं कि कहते हैं कि भ्रष्टाचार, अफसर लेवल पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या आपका क्या मानना है कि अगर अफसर, जैसे प्रखंड का ऑफिसर है, ब्लॉक पदाधिकारी हैं, अंचल पदाधिकारी हैं, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी, थाना प्रभारी हैं, तो क्या उस जो भ्रष्टाचार का जिम्मेदार स्वयं वो अफसर है या उस क्षेत्र के नेताजी लोग भी हैं जो इससे कट कमीशन मांगते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल सच्चा है। अफसर जो चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है, ऑफिस, तमाम ऑफिस, इसमें बहुत ज़्यादा चरण पे पहुँच रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार एडवाइजर हूँ, मैं सच्चाई को उजागर नहीं करूँगा। मैं तो सोचता रहता हूँ कहाँ कहाँ मुझे मिले जो मैं उजागर करूँगा, ताकि सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित हो या फिर पदाधिकारी को। निश्चित है, सच्चाई है। जो आज फिलहाल देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो जमीन के मामला में ट्रस्टी पे वहाँ पे देख लीजिए, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, थाना देख लीजिए, हर जगह भरा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है इसमें? निश्चित ही कम होगा, लेकिन कुछ लोकल नेता सब इसके साथ में मिले रहते हैं, जिस कारण से वो उसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, मिलता है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो वो करते हैं। जनता को मजबूरी होकर के जो है सो करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया हुआ है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखते होंगे, एक सामाजिक क्वेश्चन है आपसे। देखिए, कई बार हम देखते हैं समाज के अंदर कि ऐसे लोग जो सच में समाज के साथ
समाज के हित में या गांव के हित में काम करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, अक्सर वो बदनाम हो जाते हैं। लेकिन जो शोषण करने वाला लोग होता है, जो समाज का शोषण कर रहा है, पंचायत का शोषण कर रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है, अक्सर वो महान कहलाने लगते हैं। ये किस लॉजिक के माध्यम से होता है, ये क्या कैसे सोचते हैं आप? देखिए, सच्चाई है, जो ईमानदार है, सच आदमी होगा, उसको बहुत सारा सामना करना बहुत कठिन है। आप ऐसे ईमानदारिता से और सच से चाहेंगे तो मैं 2 साल 5 साल में हम ऊंचाई पार कर लेंगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस लोगों को भगवान भी और जनता भी तमाम तरह से कठिनाई उसको पॉइंट पे सवाल खड़ा करके इसको पीछे खींचने का कोशिश करता है। लेकिन आखिर सत्य और ईमानदारिता में जीत होती है, हमेशा ये तय है। आपको टाइम जितना लगे ये बात तय है जो इस तरह होता है। लेकिन आपको हमेशा खींचने का कोशिश करता रहेगा। जितने सारे गलत लोग होंगे, सारे लोग आप ही के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। आखिरी सवाल आपसे थोड़ा सा, अब जनता जो स्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, जो आप अपने जो भी जनता है, आप अपने पंचायत में जो है जो उस चीज़ का नॉलेज है, जो राजनीति कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, जिनको अनुभव है, मैं कहूँगा सबसे पहले उसको समय आता है। देखिएगा, जब पंचायत चुनाव होगा तो समय आता है तो 15 वोट कैंडिडेट खड़ा होता है। अब कभी कोई जाति लेकर के खड़ा रहता है, कभी कोई अपने मोहल्ले लेकर के खड़े हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, कहीं ना कहीं कभी हम लोग को उस आकर के उस झांसे में आकर के गलत कैंडिडेट को चूज कर देता है, वो जीत भी जाता है। उसका परिणाम होता है जो ये 5 साल अनुभव के कारण से जो है सो पंचायत विकास नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले प्रथम मेरा सोच है, जो अनुभवी व्यक्ति हो, जिनको ज्ञान हो, उस क्षेत्र में निरंतर लगा हो, उनको चूज करनी चाहिए। और उसमें देखना चाहिए, अगर 3-4 व्यक्ति है तो उसमें ईमानदार कौन है, अनुभव कितने वर्षों से ये कर रहे हैं, इस तरह से सोच करके ध्यान दे करके। चलिए, ये थे हमारे मित्र, परम मित्र हैं अनिल कुमार सिंह जी, और ये बरदाही से आए हुए थे। अभी RML का प्रखंड अध्यक्ष हैं और सोशल मीडिया पे भी अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इनको प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। इतना ही नहीं, और विशेष जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.voice24x7news.org।